आज हम कल के प्रश्न पर चर्चा करते हैं। कल एक प्रश्न पूछा गया था आपसे, धन निष्कासन को किसने खून का बहता हुआ दरिया कहा? आपसे कहा गया था। आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना। आपके बहुत अच्छे जवाब आए हैं। विजेता, सुनीता, कृष्ण, है ना, आप लोगों के काफी बच्चों के सही जवाब आए हैं। तो अब एक बार जिन्होंने जवाब नहीं दिया वो उत्तर बता दें। धन निष्कासन के सिद्धांत को किसने खून का बहता हुआ दरिया कहा है? मैं बताऊं? हाँ बताओ। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने, बिल्कुल ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने कहा है। अब आज हम नए टॉपिक पर चल रहे हैं। नए टॉपिक पे चलने से पहले एक बात तो कहनी पड़ती है, मैं कहना नहीं चाहता फिर भी कहनी पड़ती है। क्या कि जिस हिसाब से आप लोग पढ़ रहे हो, हर प्रश्न का जवाब, हर कमेंट का जवाब, और जो आपकी पढ़ने की शैली, टेस्ट के प्रति लगन, इसको देख के मुझे बड़ा उत्साह होता है और यूं लगता है कि हम टॉपर हम ही होंगे। आपकी जो पढ़ाई, आपकी जो मेहनत है, तो आप और अधिक मेहनत करेंगे। आज हम नया टॉपिक ले रहे हैं। ये नया टॉपिक खूब महत्वपूर्ण है और आप सबका पढ़ा हुआ है, ये हर एग्जाम के सिलेबस में है। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन क्या था? भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तो अंग्रेजों से मुक्ति के लिए हमने जो संघर्ष किया वही भारत का राष्ट्रीय आंदोलन कहलाता है। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ व्यापार करने के लिए आई थी, यहाँ अधिकार कर लिया, यहाँ के राजा बन बैठे। उन्होंने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक ये जो नीतियां लगाई, उन नीतियों के खिलाफ एक बार 1757 की प्लासी के सही 100 वर्ष बाद 1857 की क्रांति हुई थी, जिसको अंग्रेजों ने दबा दिया और उन्होंने अपनी नीति बदली। अब 1857 की क्रांति के बाद भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन चला, भारत को आजादी दिलाने के लिए जो प्रयास किए गए वही राष्ट्रीय आंदोलन है। इसकी हम चर्चा करेंगे। एक प्रश्न मैं यहाँ और बता देता हूँ। 1857 की क्रांति अपने उद्देश्य में तो सफल नहीं हुई, अंग्रेजों को भारत से बाहर तो नहीं भगा सकी, परंतु 1857 की क्रांति ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान की। भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो 1857 की क्रांति से प्रेरित था। चलिए सब आगे बढ़े। ये जो भारत में संगठित राष्ट्रीय आंदोलन है, ये कब से प्रारंभ होता है? ये 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से। यहाँ दो प्रश्न बढ़ते हैं। एक प्रश्न तो बढ़ता है, एक बड़ी घटना है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति अपने उद्देश्य में सफल नहीं होती, परंतु इसने राष्ट्रीयता को बढ़ावा दिया। राष्ट्रीयता को बढ़ावा दिया, एक तो ये था, राष्ट्रीयता को बढ़ावा दिया। परंतु यदि हम देखें राष्ट्रीय आंदोलन संगठित रूप से, मतलब एक निश्चित उद्देश्य लेकर के निश्चित दिशा में चला, तो ये चलता है 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और सही रूप से कांग्रेस की स्थापना से। कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना थी 28 दिसंबर 1885। तब से ये संगठित रूप से चलता है। कुछ बच्चे नए होंगे, अब उनके लिए ये 1885 कौन सी शताब्दी है? ये शताब्दी यहाँ जो वर्ष होता है, जैसे 1800, तो उससे एक अगली शताब्दी मानी जाती है, तो ये 19वीं शताब्दी। और 1850 के बाद, मतलब 1850 मध्य
मध्य और एक 85 उत्तरार्ध। तो ये 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। जैसे हल्दी का टीका युद्ध हुआ था 18 जून 1576। आप बता सकते हो ये युद्ध कौन से वर्ष कौन सी शताब्दी में हुआ? यहाँ 15 है तो इससे एक अधिक लेंगे, 16वीं शताब्दी। 16वीं शताब्दी महाराणा प्रताप कब हुए थे? 16वीं शताब्दी में। चलिए, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन संगठित रूप से होता है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और कांग्रेस की स्थापना के बाद। अब देखो, राष्ट्रीय आंदोलन के क्या कारण थे? हम कारणों पर विस्तार से चर्चा करें। इससे पहले मैं एक बात और बताता हूं। 1857 की क्रांति हो गई, अंग्रेजों ने इसे दबा दिया। अंग्रेजों ने एक जांच आयोग गठित किया और अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने ये निष्कर्ष निकाला कि 1857 की क्रांति है वो मुसलमानों द्वारा प्रारंभ की गई है, वो मुसलमानों की क्रांति थी। क्यों? क्योंकि अंग्रेज उत्तराधिकारी थे मुगलों के। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का स्थान लिया था अंग्रेजों ने। तो अंग्रेजों ने माना कि मुस्लिम जो शासक हैं वो उससे नाराज हैं, नवाबों के अधिकार छीन गए। तो उन्होंने 1857 की क्रांति के बाद भारत में फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई और मुसलमानों को जिम्मेदार मानते हुए मुसलमानों का दमन प्रारंभ किया, हिंदू को पक्ष में लिया। परंतु 1870 में एक पुस्तक आई थी, 1870 में हंटर के द्वारा, एक अंग्रेज विद्वान है हंटर, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? पुस्तक लिखी थी इंडियन मुसलमान या भारतीय मुसलमान। इस पुस्तक में यह लिखा गया था कि अंग्रेजों को कभी भी भारत में मुस्लिम चैलेंज नहीं करेंगे, क्योंकि मुस्लिमों की संख्या कम है, उनके पास संसाधन कम है, वो अंग्रेजों को भारत से बाहर नहीं भगाएंगे। भारत से अंग्रेजों को भगाने का कार्य करेंगे हिंदू। तो इस किताब के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीति परिवर्तित कर ली। अब मुस्लिम जनता का साथ लिया और हिंदू का दमन प्रारंभ किया, परंतु उनकी नीति थी फूट डालो शासन करो। अच्छा, एक तो ये कारण हो गया था। अब और कौन कौन से कारण थे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के? देखो, पहला पॉइंट था राजनीतिक एकता। औरंगजेब की मृत्यु 1707 के बाद भारत छोटे छोटे भागों में विभक्त हो गया था, परंतु अंग्रेजों ने पुनः पूरे देश को राजनीतिक एकता में बांध दिया। अतः उनके द्वारा जो राजनीतिक एकता स्थापित की वह भी राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ाने में प्रेरणा का स्रोत बना। दूसरा पॉइंट है पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृति। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की। आप बता सकते हो अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा कब प्रारंभ की? अंग्रेजी भाषा को राजकीय भाषा कब घोषित किया? मैकाले समिति की सिफारिश पर किया था और 1835 में 1835 में किस समिति की सिफारिश? मैकाले समिति। इस मैकाले समिति की सिफारिश से अंग्रेजी को राजकीय भाषा घोषित किया। अंग्रेजों का इसके पीछे उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सस्ते कलर पैदा करना। और मैकाले ने एक बात और भी लिखी थी अपनी रिपोर्ट में कि मैं एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहता हूं जो रंग रूप खून से तो भारतीय हो, परंतु आचार विचारों से अंग्रेज हो। इसी उद्देश्य के लिए, सस्ते कलर पैदा करने के लिए अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की, पर इसको भारतीयों को बढ़ावा हुआ।
अनजाने में राष्ट्रीय एकता का मार्ग प्रशस्त हुआ। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा भारतीय एकता का अनुभव करने लगे। दक्षिण भारत का तमिल बोलने वाला, पंजाबी बोलने वाले व्यक्ति के साथ आपस में अंग्रेजी में भाषा कर सकते थे। उत्तर का दक्षिण के साथ कन्नड़, तमिल जो क्षेत्रीय भाषाएं थी उनके स्थान पर एक राष्ट्रीय भाषा होने पर आपस में चर्चा कर सकते थे। एक दूसरा लाभ देखो अंग्रेजी भाषा का। अब हम पाश्चात्य विद्वानों मैकबेथ, मैकाले, रूसो उनके विचार हमने पढ़े, वो भी हमें राष्ट्रीयता की भावना के लिए प्रेरित किया। आगे देखें, तीसरा पॉइंट है आधुनिक समाचार पत्रों का उदय। समाचार पत्रों ने भी अंग्रेजों की आलोचना की और इससे भारत में राष्ट्रीयता का बढ़ावा मिला। आप पढ़ चुके हो, भारत में राजा राम मोहन राय ने राष्ट्रीय प्रेस की नींव डाली, या भारत में पत्रकारिता के अग्रदूत कहलाते हैं। इन्होंने समाचार पत्र निकाला था संवाद कौमुदी। आप बता सकते हो किस भाषा का है? ये था बंगाली भाषा, पढ़ चुके हैं हम। और ये किस भाषा का है? फारसी भाषा। फारसी भाषा का पहला समाचार पत्र था ये मिरातुल अखबार। इन समाचार पत्रों में ब्रिटिश शासन की आलोचना की गई, उसकी कमियों को जनता के सामने रखा गया। सोम प्रकाश ये लिखा था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। अच्छा सर, आप बता सकते हो ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक सुधार से संबंधित जुड़े हुए थे? शिक्षा। हमने खूब चर्चा की थी। ये जुड़े हुए थे विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईश्वर चंद्र विद्यासागर के ही प्रयासों से है, जो 1856 में पारित हुआ था वही। अच्छा, इनका समाचार पत्र था सोम प्रकाश। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय साहित्य का प्रभाव। साहित्य जो लिखा गया उसमें अंग्रेजों की आलोचना की गई। भारतीयों की दुर्दशा के लिए अंग्रेजों को जिम्मेदार ठहराया गया, राष्ट्रीयता की भावना बढ़ी। देखो, एक समाचार पत्र था युगांतर, जिसने लिखा था उस समय भारत की जनसंख्या 30 करोड़ थी। युगांतर ने लिखा और अंग्रेज बहुत कम थे यहाँ भारत में। युगांतर समाचार पत्र क्रांतिकारियों का था। ये लिखता है यदि 30 करोड़ जनता अपने 60 करोड़ हाथ ऊपर उठा ले तो अंग्रेज कल ही भारत छोड़ जाएंगे। क्रांतिकारी आंदोलन में इनकी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। अगला है, अब इसी में राष्ट्रीय साहित्य में एक अच्छा प्रश्न है, आधुनिक खड़ी बोली के पितामह कौन माने जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। और इनका एक नाटक था भारत दुर्दशा। इस भारत दुर्दशा में अंग्रेजों को जिम्मेदार ठहराया है। अंग्रेजों की आक्रामक नीति का वर्णन किया गया, इससे राष्ट्रीयता को बढ़ावा मिला। अगला काम है आर्थिक शोषण। इसको आप पिछले टॉपिक में बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। अभी आती चर्चा हुई थी खून का बहने वाला दरिया, आर्थिक शोषण। और ब्रिटिश शासन का सबसे बड़ा पहलू भी आर्थिक शोषण था। और सरल सा प्रश्न है, धन निष्कासन का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने। अगला पॉइंट देखो, तीव्र परिवहन संचार साधनों का विकास। संचार साधनों ने भी राष्ट्रीयता को बढ़ावा दिया। रेल, डाक, तार आदि। सबसे मुख्य योगदान था रेलवे का, सबसे अधिक योगदान था रेलवे का। कैसे? रेलवे के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे के पास में आया, एक साथ एक सीट पर बैठ के जाते, चर्चा करते। एक कथन अच्छा है, एडविन आर्नल्ड क्या करता है? रेलवे भारत के लिए वह कार्य कर देगी जो बड़े से बड़े मनुष्यों ने पहले कभी नहीं किया, जो अकबर अपनी दयालुता से तथा टिप्पू सुल्तान अपनी उग्रता से भी एक राष्ट्र नहीं बना सके, वो काम कौन कर देगी? रेलवे। मतलब पूरे राष्ट्र को एक कर दिया रेलवे ने, बहुत बड़ा योगदान होता है। सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण, ये पहले जो टॉपिक हमने किया था खूब डिटेल से कर चुके हैं। आप बताओ एक प्रश्न, सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग किसने किया? स्वराज्य स्वदेशी शब्द का
ये था दयानंद सरस्वती ने। एक और था स्वामी दयानंद सरस्वती का, स्वराज्य चाहे कितना भी बुरा हो परंतु विदेशी अच्छे से अच्छे राज्य से भी अच्छा होता है। मतलब स्वदेशी की वकालत करने वाले सबसे पहले कौन थे? दयानंद सरस्वती। एक और कथन है स्वामी रामतीर्थ ये क्या करे हैं, मैं सशरीर भारत हूं, मतलब राष्ट्रीयता की भावना, मैं सशरीर भारत हूं और सारा भारत मेरा शरीर है। यूरोप, अगला पॉइंट है यूरोप के विद्वानों का योगदान। यूरोपीय विद्वान सर विलियम जोन्स, मैक्स मुल्लर, सैमसन, बर्किंगम, कनिंगम, मार्शल आदि विद्वानों ने भारतीय सभ्यता व संस्कृति को प्रकाश में लाए, जिससे भारतीयों को गौरव बढ़ा, भारतीयों का स्वाभिमान जगा और उनको लगा कि हम भी बहुत पहले, हमारे वेदों का अनुवाद किया गया, वेदों की बहुत बड़ाई की गई, हमारी प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को 1921 में जॉन मार्शल ने खोज की, उनके निर्देशन में। तो ये चीजें क्या प्रदर्शित करती है हमारे गौरव को, हम आगे, तो हमें कॉन्फिडेंस आया। यूरोपीय विद्वानों का योगदान। एक भेदभावपूर्ण नीति, सेना में उच्च पद नहीं दिए जाते थे, उद्योग हमारे पास नहीं होते थे, सरकारी नौकरियों में भेदभाव किया जाता था, इससे भी राष्ट्रीयता को बढ़ावा मिला। एक ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियां यहाँ से इंपॉर्टेंट है, पहले कॉमन प्रश्न बढ़ता है उदय के क्या कारण थे। अब देखो ब्रिटिश सरकार की कौन सी नीतियां थी जिसने राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा मिला। एक है वाइसराय लॉर्ड लिप्टन, ये 1876 से 1880 में आए। इनकी जो नीतियां थी वो राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने में सबसे ज्यादा प्रभावी रही राष्ट्रीय आंदोलन को। इनकी कौन कौन सी नीतियां थी सुने। ये जो लॉर्ड लिप्टन था ये कवि थे, उपन्यासकार थे, निबंध लेखक थे और साहित्य जगत में इनको ओवन मेरिडिथ किस नाम से जाना जाता था? ओवन मेरिडिथ। एक प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज गवर्नर जनरल एवं वाइसराय ओवन साहित्य जगत में ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता था? तो वो कौन है? लॉर्ड लिप्टन। लिप्टन के कार्य देखो, इनके समय अकाल पड़ा 1876 से 78। पिछले टॉपिक में पढ़ा था धन निष्कासन के कारण 1876 से 78 में भारत का सबसे बड़ा अकाल था, 50 लाख व्यक्ति मारे गए थे। और इसके लिए लिप्टन ने एक अकाल आयोग गठित किया था। कौन सा? रिचर्ड स्ट्रेची आयोग। इसने कहा था कि राज्य सहायता कोष स्थापित किए जाए। दूसरा देखो, जब पूरे देश में भयंकर काल पड़ रहा है उस समय लॉर्ड कर्जन ने प्रथम दिल्ली दरबार लगाया। देश की जनता भूख से मर रही है और ये राजा महाराजाओं को एकत्रित करके दिल्ली में 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि दी। जबकि देश भूखमरी से मर रहा है और ये कौन सी उपाधि देता है? केसर-ए-हिंद। महारानी विक्टोरिया को ये कहा था दिल्ली में दरबार लगा करके। भारतीय जनता ने इसकी खूब आलोचना की। यहाँ समारोह किया जा रहा है, पैसा समारोह में पानी की तरह बहा जा रहा है, उधर जनता भूखी मर रही है। कलकत्ता की एक पत्रिका है, उस समय उसने लिखा था कि जब रोम जल रहा था नीरो बंशी बजा रहा था। इससे राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा मिला। आगे देखो इंपॉर्टेंट है वर्नाकुलर प्रेजेंट। वर्नाकुलर प्रेजेंट कब का है? 1878। वर्नाकुलर शब्द का वर्नाकुलर प्रेजेंट, वर्नाकुलर का होता है देशी भाषा। तो ये देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम, इसके द्वारा क्या कर दिया था, जो भारतीय भाषाओं में जो समाचार पत्र लिखे जाते थे वो अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां, प्रशासनिक नीतियां, उनकी आलोचना करते थे। तो इन समाचार भारतीय समाचार पत्रों को रोकने के लिए लाया गया था ये अधिनियम। और उस समय एक बहुत ही प्रसिद्ध समाचार पत्र था सोम प्रकाश। ये बांग्ला भाषा में लिखा जाता था और ईश्वरचंद विद्यासागर निकालता था।
ये राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत था, इसको रोकने के लिए लाए थे और अंग्रेजों ने इसको बंद कर दिया इस अधिनियम के तहत। सोम प्रकाश बंगला भाषा, ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है इसको मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहते हैं। क्यों? समाचार पत्रों का मुंह बंद कर दिया था इसने। इसी समय एक और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत समाचार पत्र था अमृत बाजार पत्रिका। ये कौन लिखता था? मोतीलाल घोष, बंगला भाषा की थी। इसको भी बंद करना था, इस पर भी कार्यवाही लगी, परंतु इसने रातों रात अपने आप को किसमें बदल दिया था? अंग्रेजी भाषा में। ये जो अधिनियम लागू था ये केवल देशी भाषाओं पर ही लागू था, भारतीय भाषाओं पर, अंग्रेजी भाषा पर नहीं था। तो कौन सा समाचार पत्र बच गया? अमृत बाजार पत्रिका, जिसने अपने आप को बंगाली भाषा से किस भाषा में कर लिया? अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित। अच्छा, इन सब का भारतीयों ने विरोध किया, इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन को गति मिली। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878, इंडियन आर्म्स एक्ट, इसमें क्या प्रावधान किया गया? भारतीय थे अपनी सुरक्षा के लिए, खेतों में जंगली पशुओं से बचने के लिए, फसल नष्ट नहीं हो इसलिए सूरों को या दूसरे जंतु को भगाने के लिए अपने हथियार रखते थे, जैसे बंदूक रखते थे, उनको चला करके इनको भगाया जा सके। परंतु अंग्रेजों ने, लिप्टन ने भारतीय शस्त्र अधिनियम बना करके शस्त्र रखना दंडनीय अपराध बना दिया। बिना लाइसेंस शस्त्र रखना दंडनीय अपराध बना दिया। भारतीय जनता ने इसकी आलोचना की। अच्छा, अंग्रेज रख सकते थे, एंग्लो इंडियन भी रख सकते थे, पर भारतीय नहीं रख सकते थे। आलोचना एक वेरी इंपॉर्टेंट, खूब पूछा जाता है। भारतीय सिविल सेवा में नहीं चुने जाएं, उनको रोकने के लिए सिविल सेवा परीक्षा की अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। और ये परीक्षा भी उस समय लंदन में होती थी, कोई भारतीय पास भी नहीं कर सके। इसके लिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी की इंडियन एसोसिएशन ने एक बड़ा आंदोलन किया था। अगले टॉपिक में उसकी चर्चा करेंगे, अगले पार्ट में, महत्वपूर्ण है। एक द्वितीय अंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1878 से 1880। अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था लिप्टन ने, परंतु वहां सेना को मार गया, अत्यधिक खर्चा भी लग गया और इसकी जो अग्रगामी नीति थी वो भी असफल हो गई लिप्टन की। एक मुक्त व्यापार की नीति का अनुसरण करते हुए 29 वस्तुओं पर से कर हटा लिया था। अब देखो, कर लगाने इंग्लैंड की थी, यूरोप की वस्तुएं थी, भारत में बेची जाती, तो कर हटाने से उनको फायदा हुआ, हमें नुकसान हुआ। उनको लाभ देने के लिए 29 वस्तुओं पर कर हटा लिया। सूती वस्त्र पर आयात शुल्क आधा कर दिया, जिससे भारतीय सूती वस्त्र को काफी नुकसान पहुंचा। एक 1879 में वैधानिक नागरिक सेवा शुरू की। ये क्या थी? ये भारतीय में फूट डालने की थी। ये लिप्टन कुछ अपने सेवा भक्त बनाना चाहता था, तो उसने उच्च कुल के भारतीयों को नियुक्त करता था इसमें वैधानिक नागरिक सेवा में, और इनकी संख्या श्रावित जनपद सेवा की संख्या का 1/6 होती थी अपने प्रभाव में लेने के लिए। बाकी ये उसकी योजना ये असफल हो गई थी। तो ये लॉर्ड लिप्टन की नीतियां थी जिसने राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा दिया। लॉर्ड लिप्टन की दमनात्मक नीतियों के कारण राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा मिला। लॉर्ड लिप्टन था, ये वहां की रूढ़िवादी पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी का था, और जैसे ही उनकी सत्ता समाप्त हुई 1880 में, ये त्याग पत्र देकर के इंग्लैंड चला गया। अब उसके बाद में उदारवादी पार्टी, लेबर पार्टी का गवर्नर जनरल वायसराय था लॉर्ड रिपन, जो भारत में 1880 से 1884। खूब इंपॉर्टेंट है और सबको याद भी रहता है। ये जो लॉर्ड रिपन था ना, जितने भी भारत में गवर्नर जनरल एवं वायसराय आए उनमें सबसे अच्छा था। तो सबसे अच्छा कौन हो गया? लॉर्ड रिपन। भारतीय इसे क्या कहते थे? भारतीय सज्जन रिपन कहते थे, मतलब सज्जन रिपन। एक और सुनो, एक अंग्रेज विद्वान था फ्लोरेंस नाइटिंगेल। क्या नाम है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इसने लॉर्ड रिपन को क्या कहा?
भारत का उद्धारक, मतलब भारत का उद्धार करने वाला। अब देखो लॉर्ड रिपन की नीतियां, एक इनकी पुस्तिका थी इस युग का कर्तव्य, दी ड्यूटी ऑफ एज, इस युग का कर्तव्य, तुम्हारा क्या कर्तव्य है। अब ये आप सबको याद है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रथम वास्तविक जनगणना या भारत में नियमित जनगणना कब से है? 1881 से। किसने प्रारंभ की? रिपन ने। आपको ध्यान होगा पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। वो पूरे भारत में व्यवस्थित नहीं थी। नियमित जो जनगणना है 1881 की रिपन के काल की है। एक खूब इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, स्थानीय स्वशासन का जनक भी कौन कहलाता है? रिपन। स्थानीय लोगों को अधिकार दिलाने के लिए 1882 में अधिनियम लेके आए थे, तो ये स्थानीय स्वशासन का जनक। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881, ये हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, बच्चों के लिए कुछ सीमाएं निर्धारित की थी। अच्छा, एक अंतर शिक्षा आयोग 1882 का, ये रिपन ने गठित किया था भारतीयों की शिक्षा के सुधार के लिए। एक जो लिप्टन ने भारतीय समाचार पत्रों को रोकने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लेके आए, जिसको रद्द कर दिया। सबसे अच्छी बात है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द करना किसने कर दिया? रिपन ने। रिपन की बहुत ही बढ़ाई हुई भारत में, जनता ने खूब इसने दिया। अगला है एक आईसीएस में उम्र 19 से बढ़ा करके 22 वर्ष कर दी थी। इसका भी भारतीयों ने खूब स्वागत किया, आईसीएस में उम्र बढ़ाकर। अब एक खूब इंपॉर्टेंट है एल्बर्ट बिल विवाद। एल्बर्ट बिल विवाद, इसको सुनेंगे। इसने राष्ट्रीयता के बढ़ावा देने में बहुत बड़ा योगदान है। एल्बर्ट गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी का एक सदस्य था, वो एक बिल लेके आया था, और जो बिल किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? एल्बर्ट बिल विवाद। ये कब का है? 1883 में। इसने क्या किया? लॉर्ड रिपन ने देखा कि भारतीय न्यायाधीश, भारतीय मजिस्ट्रेट या भारतीय न्यायाधीश और यूरोपीय न्यायाधीश, इनको ये दोनों एक ही परीक्षा पास करके आते थे, पूरा पैटर्न एक सा था, परंतु इनके अधिकारों में भेदभाव था। रिपन ने इस एल्बर्ट बिल के माध्यम से जितने अधिकार यूरोपीय न्यायाधीशों को थे, उतने अधिकार ही भारतीय न्यायाधीशों को दे दिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे मान लो चिड़ावा में किसी यूरोपीय ने कोई अपराध कर दिया और उसकी जिला सत्र न्यायाधीश झुंझुनू में सुनवाई होनी थी। जिला सत्र न्यायाधीश, झुंझुनू का जो जिला सत्र न्यायाधीश था वो भारतीय था, तो उस अंग्रेज की सुनवाई भारतीय न्यायाधीश नहीं कर सकता था। उस केस को वहां ले जाना पड़ता था जहां यूरोपीय न्यायाधीश है। लॉर्ड रिपन ने इस भेदभाव को समाप्त कर दिया और ये कहा कि झुंझुनू का जिला सत्र न्यायाधीश उसकी सुनवाई करेगा। जितने भी अंग्रेज भारत में थे उन्होंने रिपन का विरोध किया। उन्होंने रिपन के विरोध आंदोलन चलाया, पैसे एकत्रित करके जबरदस्ती रिपन को लंदन भेजने की कोशिश की, पर जब अपने न्याय विद्रोह में सफल नहीं हुए तो वो इस मुद्दे को ब्रिटेन में उठाया और ब्रिटेन की सरकार ने इस एल्बर्ट बिल में संशोधन करके और ज्यूरी व्यवस्था लागू की। मतलब सुनवाई के लिए अधिक न्यायाधीश होंगे और जिसमें आधे न्यायाधीश अंग्रेज होंगे। तो इस मकसद में रिपन जिस मकसद से एल्बर्ट बिल लेके आया था वो सफल नहीं हुआ, परंतु इसकी असफलता ने भारतीयों की आंखें खोल दी और भारतीयों को दिखा दिया कि संगठन में कितनी ताकत है, कि एक वाइसराय अपना अधिनियम नहीं लगा सकता। और अंग्रेजों ने जिस तरह से एक होकर के विरोध किया है, इसी तरह हमें भी एक होकर के राष्ट्रीय आंदोलन करना चाहिए। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट है, जैसे बात कही जाती है ना, जीवित हाथी लाख का और मरा थी 1.25 लाख का, वही बात है। यदि ये बिल एल्बर्ट बिल पास हो जाता, रिपन पास करवाने सफल हो जाता, तब भारतीयों को इतना फायदा नहीं होता जितना इसकी असफलता ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान की। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एल्बर्ट बिल विवाद। अब देखो इस तरह से भूमिका तैयार हो गई।
राष्ट्रीय आंदोलन की। अब हम अगले जो क्लास में करेंगे वो चर्चा करेंगे कांग्रेस की स्थापना। इन सब तत्वों ने एक राष्ट्रीय संस्था की स्थापना के लिए हमारे बुद्धिजीवी वर्ग को प्रभावित किया और कांग्रेस की स्थापना। उससे पहले कुछ संगठन, इसको लेंगे अगली क्लास में।